मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह कोचिंग क्लासेज में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने कल अपना पहला टॉपिक पाचन तंत्र का पहला भाग पढ़ा था, उसके बाद उससे आगे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो पाचन है, उस पाचन का जो कार्य है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। पाचन तंत्र का कार्य जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। इस मुख गुहा के अंदर आने वाले शरीर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने अच्छे से पढ़वा समझ लिए थे। 5 मिनट के लिए मोटा मोटा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो अपनी मुख गुहा है, इस मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाएगा और यहां से सामने वाला अपने को 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार। हमने पढ़ा था कि इंसान के अंदर, मानव के अंदर टोटल दांतों की संख्या 32 होती है और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं: कर्तनक, कृदनक, अग्रचौनक और चौर्णक। फिर हमने इनकी संख्या के बारे में, दंत का फॉर्मूला और इनके कामों के बारे में अच्छे से पढ़वा समझ लिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था जीभ, कि जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं लगी होती हैं जो हमें भोजन के स्वाद का आभास करवाती है। आगे वाला भाग मीठे भोजन का, पीछे वाला भाग कड़वे भोजन का, साइड वाला भाग खट्टे भोजन का और बीच वाला भाग जो है वो नमकीन भोजन का आभास करवाता है। उसके बाद हमने लार के बारे में पढ़ा था कि लार का पीएच मान जो है वो 6.5 होता है। लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। जो टाइलिन एंजाइम है वो भोजन के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइसोजाइम जो है वो भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारने का काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मुख गुहा के अंदर भोजन तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट तक रुकता है तो भोजन की एक लुगदी बन जाती है और मुख गुहा के अंदर बनी भोजन की लुगदी को हमने कहा था बोलस। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कि जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा का अंतिम भाग, मुख गुहा का अंतिम भाग जो है वो क्या कहलाता है? फेरिक्स। ये वाली बात याद रखनी है कि मुख गुहा का अंतिम भाग जो है वो फेरिक्स कहलाता है। अब इससे आगे हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। एक बात थोड़ी सी देखना यहाँ पर कि मुख गुहा के अंतिम भाग के बाद में यहां पर हमारे पास 2 नलियां मिलेंगी। पहली नली जो है ये मिलेगी अपने को श्वास की नली, इसको हम बोल देते हैं श्वसन नली। और ये जो दूसरी नली है इसको हम बोलते हैं भोजन नली। पहली अपने को श्वास नली मिलेगी जो सीधी फेफड़ों में जाकर खुलती है और दूसरी जो भोजन नली है ये यहां पर यानी अपने इस आमाशय के अंदर जाकर खुलेगी। ठीक है, यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि श्वास नली जो है उसका साइज छोटा और भोजन नली का आकार जो है वो बड़ा मिलेगा। अब देखने की बात ये दोस्तों कि जब हम भी भोजन निकलेंगे, हम जो भोजन निकलेंगे वो कभी भी इस श्वसन नली के अंदर नहीं जाता, वो भोजन सीधा यहां पर आएगा आमाशय के अंदर। ठीक है, इसके लिए यहां पर एक ढक्कन लगा मिलेगा अपने को। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन को श्वास नली के अंदर जाने से कौन रोकता है? तो हम बता देंगे ये ढक्कन और इसका नाम है इपिग्लोटिक्स। इपिग्लोटिक्स वाल्व। वाल्व का मतलब होता है, हम जब भी कभी भी भोजन को निगलते हैं तो ये इपिग्लोटिक्स वाल्व जो है ये इस श्वसन नली के ऊपर आ जाएगा, तब भोजन इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि भोजन को श्वसन नली के अंदर जाने से कौन रोकता है? तो हम बता देंगे इपिग्लोटिक्स वाल्व, और भोजन सीधा हमारे इस आमाशय के अंदर आ जाएगा। ये वाली भी बात भी याद रखनी है कि भोजन जो है वो इन नलियों के थ्रू जाएगा और यहां पर भोजन जाने की जो गति है वो हम बताएंगे कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन का मतलब ही ये होता है जिग जैग, यानी भोजन कभी भी सीधे रूप में नहीं आएगा,
भोजन इस प्रकार जिगजैग रूप में हमारे आमाशय के अंदर पहुंचेगा। तो अपने को इस आमाशय से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में अच्छी बारीकी से पढ़ना व समझना पड़ेगा। तो यहां पर देखना आमाशय, पहला बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि आमाशय का जो आकार, आमाशय का आकार जे आकार का होता है। बहुत बेसिक सी बात है, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसका जो आकार है वो जे आकार का है और यहाँ पर भोजन जो है वो तकरीबन 3 घंटे तक रुकता है। हमारे आमाशय के अंदर जो भोजन है वो 3 घंटे रुकेगा। यहाँ पर आने वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे तो अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आमाशय के अंदर कौन सा रस पाया जाता है, तब हम बोलेंगे कि आमाशय के अंदर जठर रस, या फिर इसी को हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक रस। आमाशय के अंदर जठर रस या फिर गैस्ट्रिक रस पाया जाता है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने स्टार्ट हो जाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि शरीर के वो अंग जो या तो रस को निकालेंगे या फिर हार्मोन को निकालेंगे, उन्हीं अंगों को ग्रंथियां कह देते हैं। तो यहां पर हमारा जो आमाशय है वो आमाशय जठर रस या फिर गैस्ट्रिक रस को निकाल रहा है। क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होंगे कि जो जठर रस है, इस जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो अपने को बता देनी है कि जठर रस की पीएच वैल्यू तकरीबन 1.2 से 1.8 होती है और 1.2 से 1.8 पीएच मान होना, इसका मतलब यह रस बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। और अम्ल जो है, इस प्रकार का पीएच मान जो है वो एक प्रकार से तेजाब के रूप में काम करता है। तो आप सोच के देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि तेजाब हमारी त्वचा के ऊपर जाएगा तो हमारी त्वचा का क्या हाल हो जाता है, यानी वो त्वचा जो है वो बुरी तरह से जल जाएगी। तो ये जठर रस जो है ये भी तो हमारे आमाशय के अंदर रहता है, तो फिर हमारे पेट की त्वचा को नुकसान क्यों नहीं होता। तो अपने को यहां से याद रखना है कि इस जठर रस से हमारे आमाशय यानी हमारे पेट की सुरक्षा के लिए कौन पाई जाती है, म्यूकस। एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है म्यूकस झिल्ली। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय की जो रक्षा है वो जठर रस से कौन करता है, तो हम बता देंगे म्यूकस झिल्ली। यानी हमारे आमाशय के ऊपर आ जाएगी म्यूकस झिल्ली और इसी के ऊपर आ जाता है जठर रस। जठर रस का पीएच मान बहुत ही कम है, इस कारण जठर रस धीरे धीरे करके इस म्यूकस झिल्ली को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तब तक हमारी म्यूकस झिल्ली अपने खुद को रिकवर कर लेती है और पुनः से ठीक हो जाती है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन, अपने को सामने वाला जठर रस के बारे में सारी जानकारी पूछ सकता है। तो हमने पढ़ लिया कि जो जठर रस है, जठर रस का पीएच मान 1.2 से 1.8 तक होता है, यह बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्लीय होता है। फिर इस जठर रस से हमारे आमाशय की सुरक्षा कौन करेगा, तो हम बता देंगे म्यूकस झिल्ली। अब देखना इस जठर रस के अंदर अपने पास 3 एंजाइम मिलेंगे। एक मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा मिलेगा अपने को रेनिन और तीसरा अपने को एंजाइम मिलेगा पेप्सिन। और सामने वाला अपने को इन तीनों के बारे में क्वेश्चन करेगा ही करेगा। अब इन तीनों को अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखना HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की बात करें तो इसका जो पीएच मान है वो अपने को समथिंग 1 के आसपास देखने को मिलता है। और 1 पीएच का मतलब यह बिल्कुल तेजाब की तरह काम करता है। हम जो गाड़ियों की बैटरी के अंदर तेजाब डालते हैं यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, उसका भी पीएच मान समथिंग 1.5 से 2 के बीच में होता है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान तो 2, 1.5 से भी कम है, यानी ये उससे भी ज्यादा खतरनाक तेजाब होता है। अब बात करेंगे कि HCl हमारे आमाशय के अंदर काम क्या करेगा।
तो हम बताएंगे ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे भोजन को काटने का काम करता है। उसके अलावा जरूरी ये बात है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो वो इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। यानी बिना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रेनिन और पेप्सिन कभी भी अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही इन दोनों को प्रारंभ करने का काम करता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बिना ये जो रेनिन है ये दूसरी फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन, और ये जो पेप्सिन है ये भी अलग ही फॉर्म में होता है, प्रोपेप्सिन। और प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन जो है वो कभी भी अपना काम नहीं कर सकते। इस कारण ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इस प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन को चालू कर देता है, उसके बाद ये नई फॉर्म यानी रेनिन और पेप्सिन के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को देखना है कि रेनिन क्या काम करेगा और पेप्सिन क्या काम करेगा। तो हम बताएंगे ये जो रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जो है वो दूध का पाचन करता है। और यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा एंजाइम है जो केवल छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है। तो हम बता देंगे कि रेनिन जो है वो केवल और केवल छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है। यानी हम बात करें कि रेनिन जो है वो केवल हमारे आमाशय के अंदर 8 साल तक पाया जाता है। या हम बोल देंगे कि रेनिन जो है वो केवल और केवल 8 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद क्यों नहीं पाया जाता? तो हम बात करेंगे कि रेनिन जो है यानी 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो ज्यादा मात्रा के अंदर दूध का सेवन करते हैं, और उस दूध के सेवन के लिए हमारे आमाशय के अंदर अलग से एक एंजाइम पाया जाता है। उसी एंजाइम को नाम दे दिया जाता है रेनिन एंजाइम। जैसे ही बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उसके भोजन के अंदर खाने की जो मात्रा वो अलग अलग हो जाती है। वो दूध का सेवन कम करने लगता है और साथ में अनाज का उपयोग करने लगता है। इस कारण ये रेनिन जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो हम बता देंगे कि रेनिन एंजाइम जो है वो दूध का पाचन करेगा और यह केवल 8 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है। तो हम बताएंगे कि पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। आराम से याद रह जाएगा, पैसे पेप्सिन और पैसे प्रोटीन। बस इतना सा याद रखना अपने को कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। रेनिन जो है वो दूध का पाचन करता है और केवल 8 साल तक के बच्चों में पाया जाएगा। उसके बाद में पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पैसे प्रोटीन और पैसे पेप्सिन आसानी से याद रह जाएगा। यहाँ पर भोजन जो है आमाशय के अंदर वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के बीच में रुकता है, और आमाशय का आकार जो है वो जे आकार का होता है। आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है जिसका पीएच मान 1.2 से 1.8 होता है, और यह बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल है। इस कारण इस प्रबल अम्ल से बचाने का काम कौन करेगी? तो हम बता देंगे म्यूकस झिल्ली। उसके बाद में अपने को पढ़ना है कि जब आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे रुकेगा और ये एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना काम करेंगे तो फिर से हमारे आमाशय के अंदर एक भोजन की लुगदी बन जाती है। और ये वाली बात याद रखनी है कि आमाशय के अंदर बनी भोजन की लुगदी क्या कहलाएगी? तब हम बता देंगे काइम। आमाशय के अंदर बनी भोजन की लुगदी क्या कहलाएगी? काइम। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? यदि आमाशय से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाल दिया जाए तो किसके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा? तो किसके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा?
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया था, ये रिट के अंदर आया था। यहां पर अपने को ऑप्शन दे रखे थे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन अपने को दे रखा था प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन दे रखा था वसा, और चौथा ऑप्शन दे रखा था कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो जितना हमने पढ़ा है और जितना समझा है, वहां से आपको ये पता चल गया होगा, यदि हमारे अमाशय के अंदर से इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाल दिया जाएगा, यदि अमाशय से इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाल देंगे तो किसके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमने पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये किसको एक्टिवेट करेगा, रेनिन को और पेप्सिन को। रेनिन जो है वो दूध का पाचन करता है, इसके लिए अपने को सामने वाले ने ऑप्शन नहीं दे रखा। फिर दूसरा पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। रेनिन और पेप्सिन काम कब करते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यदि ये काम नहीं करेगा तो रेनिन और पेप्सिन जो वो प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन की फॉर्म में होंगे, यानी ये कोई भी काम नहीं करेगा। तो हम बता देंगे कि यदि हमारे अमाशय से इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद पेप्सिन जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। तो हम बता देंगे कि यदि अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाल दिया जाए तो किसके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम बता देंगे प्रोटीन के पाचन पर प्रभाव पड़ेगा। तो अमाशय से सामने वाला अपने को इतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अमाशय के बाद में हम बात करेंगे कि अमाशय के बाद में जो भोजन है वो सीधा जाता है छोटी आंत के अंदर। यहां से अपने को 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो हम बताएंगे तकरीबन 6 से 7 मीटर, और 6 से 7 मीटर का मतलब होता है लगभग 20 फीट के आसपास हमारी छोटी आंत की लंबाई होती है। अब ऐसा मत सोचना कि 20 फुट के तो हम खुद ही नहीं होते, क्योंकि ये जो छोटी आंत है वो इस प्रकार कुंडली में रहती है। इस कारण छोटी आंत की जो लंबाई है वो टोटल लगभग 20 फीट के आसपास, या हम बोल सकते हैं 6 से 7 मीटर के पास में हो जाती है। उसके बाद में भोजन जो है वो सर्वाधिक समय तक यहाँ पर रुकता है। भोजन यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो भोजन 4-5 घंटे रुकता है वो कौन कौन से भाग में, तो हम बताएंगे कि इस छोटी आंत के टोटल 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांतर, और तीसरा होता है शेषांतर। ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। ये जो ग्रहणी है ये इस छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, और शेषांतर जो है वो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन अपने को सामने वाला पूछ सकता है कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो हम बता देंगे ग्रहणी, और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हम बता देंगे शेषांतर। अमाशय के बाद में भोजन जो है वो सीधा कहां प्रवेश करेगा, तो हम बता देंगे ग्रहणी के अंदर। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि शरीर के 2 अंग ऐसे भी हैं जिनके अंदर भोजन नहीं जाता लेकिन फिर भी वो अपना काम करते हैं। तो शरीर के वे 2 अंग कौन से हैं, तो एक तो हम बोलेंगे लीवर, और दूसरा हम बता देंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। इन 2 अंगों के अंदर भोजन कभी प्रवेश नहीं करता, लेकिन ये दोनों अंग भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जैसे ही जो भोजन जो है वो ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है, ग्रहणी में भोजन प्रवेश करते ही ये दोनों अंग काम करना शुरू कर देते हैं और अपना अपना रस जो है वो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में भेज देते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो लीवर है, लीवर के द्वारा कौन सा रस निकलता है, तो हम बता देंगे पित्त रस।
या इसी को हम अंग्रेजी में बोल देते हैं बाइल जूस। और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा रस निकलेगा, तो हम बोल देंगे अग्नाशय रस। ठीक है, कि लीवर के द्वारा कौन सा रस निकलेगा, पित्तरस, और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा रस निकलेगा, तो हम बता देंगे अग्नाशय रस। अब यहां से सामने वाला अपने को क्वेश्चन ये करेगा कि ये जो पित्तरस, इस पित्तरस का पीएच मान कितना होगा, तो हम बता देंगे कि पित्तरस का जो पीएच मान है वो 7.7। उसके बाद में ये जो पित्तरस है वो काम क्या करेगा, तो हम बता देंगे पित्तरस जो है वो वसा का पायसीकरण करता है, और इसी पायसीकरण को दूसरा नाम भी दे दिया जाता है वसा का इमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण या फिर वसा का क्या करेगा, इमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण का अर्थ है कि ये पित्तरस जो है वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यानी जिस प्रकार पानी की बूंदें होती हैं, इस प्रकार ये जो पित्तरस है वो वसा को तोड़ने का काम करता है। वसा क्या होती है कि जैसे हम कोई तेलीय चीज जैसे तेल और घी का सेवन करते हैं, तो वे जो है वो हमारी त्वचा के नीचे जमा हो जाते हैं, उसको हम वसा या फिर फैट बोल देते हैं। तो ये पित्तरस जो है वो उसी फैट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, पाचन का काम नहीं करेगा, केवल और केवल उस वसा को तोड़ने का काम करेगा। उसके बाद में हम बताएंगे कि पित्तरस जो है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस का रंग कैसा होता है, तो हम बताएंगे कि पित्तरस का जो है रंग वो हल्का पीला कलर होता है। और यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पित्तरस का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो हम बता देंगे इसका हल्का पीला रंग जो है वो बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। पित्तरस का हल्का पीला रंग किसके कारण होगा, तो हम बता देंगे बिलीरुबिन वर्णक, साफ साफ लिख रखा है। अब बात करेंगे कि ये वर्णक शरीर में बनते कहां से है, तो हम बात करेंगे कि कल हमने पढ़ा था कि कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, एक का नाम था स्लाइडन और दूसरे का था स्वान। इन दोनों ने क्या कहा था कि किसी भी सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो हम बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर हजारों करोड़ों की संख्या के अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती। तो इन्हीं कोशिकाओं के मरने से हमारे शरीर के अंदर वर्णकों का निर्माण होता है। कोशिकाओं के मरने से हमारे शरीर में वर्णक का निर्माण, और उन्हीं में से एक वर्णक कौन सा है, बिलीरुबिन वर्णक। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर के द्वारा कौन सा रस निकाला जाएगा, तो हम बता देंगे पित्तरस। पित्तरस का पीएच मान 7.7। पित्तरस काम क्या करेगा, वसा का पायसीकरण करेगा, या हम बोल देते हैं कि वसा का इमल्सीकरण करेगा। पित्तरस का रंग कैसा होता है, तो हम बता देंगे पित्तरस का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो हम बता देंगे बिलीरुबिन वर्णक के कारण। उसके अलावा इस लीवर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने पढ़ा था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बता देंगे लीवर। इसका वजन कितना होता है, तो हम बता देंगे तकरीबन 1.5 किलो जो है वो लीवर का वजन होता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन क्षमता, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है, तो हम बता देंगे लीवर के अंदर सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन क्षमता का मतलब होता है कि शरीर का वो कौन सा अंग है जिसके ऊपर चोट लगने पर सबसे ज्यादा ठीक होने की और जल्दी ठीक होने की संभावना होती है, तो हम बता देंगे लीवर। ऐसा भी कहा जाता है साथियों कि यदि लीवर का 80% भाग भी खराब हो जाए तो भी लीवर खुद को रिकवर कर लेता। यानी यदि लीवर के 80% भाग को हटा दिया जाए तो भी हम जीवित रह सकते हैं, लीवर अपने आप को ठीक कर सकता है। तो यहां से ये क्वेश्चन याद रखना कि शरीर का वो कौन सा अंग है जिसके पास ठीक होने की क्षमता सबसे ज्यादा है, लीवर। और इसी के ऑपोजिट दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का वो कौन सा अंग है जिसके ठीक होने की संभावना सबसे कम होती है,
तो हम बता देंगे ब्रेन। यानी हमारे मस्तिष्क के पास पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है। तो सामने वाला अपने को पाचन के अंदर लीवर से इतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे सामने वाला कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। उसके बाद में यहां से करेंगे कि अग्नाशय जो ग्रंथि है उसके द्वारा कौन सा रस निकलेगा, तो हम बता देंगे इसके द्वारा अग्नाशय रस निकलेगा। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अग्नाशय रस का पीएच मान कितना है, तो हम बता देंगे इसकी पीएच वैल्यू 7.8 से 8.3 होती। अग्नाशय रस की पीएच वैल्यू 7.8 से लेकर 8.3 तक होती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्नाशय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे कि अग्नाशय रस के अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला हम बता देंगे इमाइलेज, दूसरा हम बता देंगे लाइपेज, और तीसरा हम बता देंगे ट्रिप्सिन। इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। फिर सामने वाला अपने को इनके कामों के बारे में पूछता है कि इमाइलेज क्या काम करेगा, लाइपेज क्या काम करेगा और ट्रिप्सिन क्या काम करेगा। तो हम बता देंगे कि इमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लाइपेज जो है ये करेगा वसा का पाचन, और ट्रिप्सिन जो है ये करेगा प्रोटीन का पाचन। और सामने वाला यहां से तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। याद रखना, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। साथियों याद रखना अपने को भोजन से 3 पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन 3 से ऊर्जा मिलती है और यहां पर इन तीनों का ही पाचन हो जाता है। इस कारण इस अग्नाशय रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि कौन से रस को पूर्ण पाचक रस कहा है, तो हम बता देंगे अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 एंजाइम इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन पाए जाते हैं। इमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आसानी से याद रह जाएगा। देखना, इमाइलेज जो है ये बड़ा नाम है और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों में बड़ा नाम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम बता देंगे इमाइलेज बड़ा नाम है और कार्बोहाइड्रेट बड़ा नाम है। इन दोनों को मैच कर देंगे कि इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहां पर देखना ट्रिप्सिन, यहां पर पै आ गया तो यहां पर भी हम बोल देंगे पै से पै प्रोटीन का पाचन। फिर हम बता देंगे कि लाइपेज जो है 1 बज गया, किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन। अब आपके जहन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर जी हमने मुख गुहा के अंदर पढ़ा था कि जो इमाइलेज टाइलिन जो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता। तो मेरे प्यारे साथियों हमने पढ़ा था कि हमारे मुंह के अंदर भोजन तकरीबन 1 मिनट तक रुकता है और 1 मिनट के अंदर पूरे भोजन का पाचन नहीं हो सकता। वहां पर भोजन के केवल 30% भाग का पाचन हुआ है और यहाँ पर इमाइलेज जो है वो पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि आमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। वहां पर भी पूरे प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था, यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है वो पूरे प्रोटीन का पाचन कर लेता है। लाइपेज जो है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन। और ये दोनों अंग जो हैं ये अपना अपना रस कहां पर बेचते हैं, तो हम बता देंगे ग्रहणी के अंदर। तो हम बता देंगे कि इस ग्रहणी के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इससे आगे कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता। तो पाचन नहीं होगा तो शरीर के ये अंग क्या काम करेंगे, तो हम बात करेंगे कि मध्यांतर और जो शेषांतर है, मध्यांतर और शेषांतर इन दोनों के अंदर क्या होगा, तो हम बताएंगे
पचे हुए भोजन का अवशोषण। हम बताएंगे कि मध्यांतर और शेषांतर के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मध्यांतर से प्रारंभ हो जाता है और शेषांतर के अंदर भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। अवशोषण का अर्थ है कि हम जैसे ही भोजन करते तो हमारे भोजन के अंदर क्या क्या मिलेगा अपने को, हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में हम क्या बता देंगे प्रोटीन, उसके बाद में हम बता देंगे वसा, क्या बताएंगे खनिज, लवण, विटामिन। तो ग्रहणी के अंदर केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होगा। उस पचे हुए भोजन से खनिज को निकालना, लवण को निकालना, विटामिन को निकालना या फिर अन्य धातुओं को निकालना किसका काम होता है, तो हम बता देंगे कि मध्यांतर और शेषांतर के अंदर। ठीक है, अन्य धातु जैसे हमारे शरीर के अंदर लोहा पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, उसके अलावा 60-70 धातुएं और पाई जाती है। यानी इस प्रकृति के अंदर जैसे आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि लगभग 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। उन 118 एलिमेंट में से तकरीबन 60 से ज्यादा एलिमेंट तो हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। तो जो ऐसे हम भोजन खाएंगे, जैसे हमने पालक खा ली, सेब वगैरह खा लिए, तो इनके अंदर आयरन की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो उस भोजन से आयरन को निकालने का काम किसका है, मध्यांतर और शेषांतर का होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ हो जाएगा, ग्रहणी के अंदर, मध्यांतर और शेषांतर के अंदर इन सब का अवशोषण हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि छोटी आंत के अंदर भोजन जैसे ही 3 से 4 घंटे रुकेगा, तो 3 से 4 घंटे रुकने के बाद में यहां पर फिर से एक भोजन की लुगदी बन जाती है। और याद रखना है कि छोटी आंत के अंदर जो भोजन की लुगदी बनती है उसे क्या कहा जाएगा, काई। बस आज के लिए अपने को इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक बार फिर से जल्दी जल्दी मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। यहां तक कल हमने पढ़ लिया था, आज हमको पढ़ना है यहां से कि मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, तो हम बता देंगे कि मुख गुहा का अंतिम भाग फेरिक्स कहलाता है। ये वाला याद रखना अपने को कि मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, तो हम बता देंगे फेरिक्स कहलाएगा। मुख गुहा के बाद में भोजन सीधा कहां पर जाएगा, आमाशय के अंदर, भोजन नली के थ्रू। आमाशय का आकार जे आकार का होता है। यहाँ पर भोजन तकरीबन 3 से 4 घंटे रुकेगा। इस आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाएगा जिसका पीएच मान 1.2 से 1.8 है, जो बहुत ही ज्यादा पर्पल अम्ल है। इसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या पाई जाएगी, तो हम बता देंगे इसकी सुरक्षा के लिए म्यूकस जेली होती है जो जठर रस से हमारे आमाशय की सुरक्षा करती है। उसके बाद में हमने देखा है कि ये जो जठर रस है, इस जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके अलावा रेनिन, उसके अलावा पेप्सिन एंजाइम पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन दोनों को एक्टिवेट करेगा, रेनिन दूध का पाचन करेगा और केवल 8 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद में ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसका पाचन करेगा, तो हम बता देंगे कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन और रेनिन जो है वो दूध का पाचन करता है। उसके बाद में भोजन यहाँ पर 3-4 घंटे रुकेगा तो भोजन की एक लुगदी बन जाती है और उस लुगदी को क्या कहा जाता है, तो बता देंगे आमाशय के अंदर बनी भोजन की लुगदी काइम कहलाती है। आमाशय के बाद में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बाद में हमने देखा था आमाशय के बाद में भोजन सीधा और सीधा कहां पर जाएगा, तो हम बता देंगे कि भोजन यहां से सीधा जाएगा छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत जो है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर। यहाँ पर भोजन 4-5 घंटे रुकेगा। इसके अंदर जो भोजन की लुगदी बनती है उसको काइल कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, दूसरा मध्यांतर और तीसरा शेषांतर। जैसे ही भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तो शरीर के 2 अंग, एक तो लीवर, एक तो लीवर और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि जो है वो अपना रस ग्रहणी में भेजती है। लीवर के द्वारा कौन सा रस निकलेगा, तो हम बता देंगे पीतरस, और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा रस निकलेगा, तो हम बता देंगे अग्नाशय रस।
पीतरस का पीएच मान कितना होता है तो हम बताएंगे 7.7 और अग्नाशय रस का पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3 तक। पीतरस काम करेगा वसा का पाइशीकरण का, इसका रंग हल्का पीला होगा, किसके कारण? बिलीरुबिन वर्ण के कारण। वहीं पर अग्नाशय रस के अंदर 3 एंजाइम इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन पाए जाएंगे। इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। इस छोटी आंत के ये 2 वाले भाग है, मध्यांतर और शेषांतर, ये करेंगे भोजन का अवशोषण करेंगे। कौन सा भोजन? तो हम बताएंगे पचा हुआ भोजन। इस छोटी आंत के बाद में भोजन सीधा प्रवेश करता है तो हम बताएंगे भोजन छोटी आंत के बाद में जाएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बारे में साथियों हम पढ़ेंगे कल। उसके बाद में पाचन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। यानी 3 दिन के अंदर हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पिछले सालों के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है साथियों, आप ये सारी बातें अच्छे से कॉपी के अंदर नोट्स बना के लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह क्लासेज राजगढ़ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको ये नंबर जो दिए गए हैं इन नंबरों के ऊपर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको सारी पीडीएफ नोट्स जो हैं वो प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर।